हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि फंक्शनल मैनेजमेंट किसने हमको दिया था। तो ये दिया था हमको मिस्टर हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने ही फंक्शनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लोगों को दिए थे। इसी कारण से इनको हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट कहते हैं। जनरल मैनेजमेंट मतलब आज के ऑफिस के अंदर जितने भी मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम लोग फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो हमको हेनरी फेयोल ने ही दिए थे। ठीक है, हेनरी फेयोल के ये बारे में इसकी थोड़ी जीवनी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी ये मिल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने प्रिंसिपल कौन कौन से दिए थे। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसको बहुत जल्दी से हम लोग करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग दे नहीं सकते। प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल इसके द्वारा दिया गया, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि कोई भी काम है, काम को हम लोग क्या करेंगे, लोगों में बांट देंगे। ठीक है, सारे काम एक ही व्यक्ति नहीं करेगा। काम को उसकी व्यक्ति की एबिलिटी के अनुसार, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों में। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे टास्क के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, आपस में बांट देंगे। तो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ईच एम्प्लॉय शुड बी ट्रेंड इन द जॉब विच ही हैज़ टू परफॉर्म। जो काम वो करने वाला है उसके अंदर वो ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात इसके अंदर हमको समझनी है, यही बहुत है, इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बेनिफिट्स वगैरह आप आराम से कर पाएंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क के बेनिफिट्स क्या होंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति स्पेशलाइज्ड काम को करेगा तो स्पेशलाइजेशन आएगी। इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी होगी, लोगों में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाएगा और वेस्टेज कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स वगैरह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट, वो है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने की पावर, और ऑर्डर्स देने की, इंस्ट्रक्शंस देने की पावर्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन टास्क विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि आपको जो भी काम मिला हुआ है उसको तय समय में कंप्लीट करके देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो किसी भी व्यक्ति को जितनी अथॉरिटी दी गई है उतनी उसी लेवल पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा रहे हो लेकिन उसको काम करने के लिए आपने उसको अथॉरिटी ही नहीं दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को, अगर मैं मान लो किसी क्लास के बच्चे को, क्लास को शांत करने के लिए कहता हूँ कि क्लास को, एक बच्चे को कह दिया कि ये क्लास में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं उस बच्चे को ये कहता हूँ तो किसी को डांटोगे भी नहीं, किसी को कुछ भी नहीं कहोगे, तो क्या वो कर पाएगा? तो इसीलिए जब तक मैं उस बच्चों को डांटने की, उनके नाम को उनके नाम प्रिंसिपल सर को देने की परमिशन नहीं दूंगा, उसको पावर नहीं दूंगा, तब तक बच्चे उसका कहना नहीं मानेंगे। तो इसी तरीके से देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल यही बात कहता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आप पॉज करके लिख सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन तो हर जगह होना ही चाहिए। इट रेफर्स टू द कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, लोग उसका कितना पालन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन। तो बोथ बाय सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी लेवल के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो उनके द्वारा पालन करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन जरूर करेगा, वो उसको फॉलो ज़रूर करेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसकी पालना उसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ये बेनिफिट और ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके बाद में है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि कमांड जो है वो एक बारे में एक ही आदमी से मिलनी चाहिए।
आपको जो भी कोई आदेश दिया जा रहा है वो एक व्यक्ति को एक ही सीनियर से आदेश मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर आसपास में दे रखा है कि यहाँ पे आपका एक सुपीरियर है, वही इसको भी आदेश दे रहा है और इसको भी आदेश दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो सुपीरियर ये अलग अलग आदेश अगर एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात में मानूं। क्लियर है? तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन ग्रुप ऑफ वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एंड बी आंसरेबल टू ओनली वन बॉस। केवल उसका एक ही बॉस होना चाहिए और उसी का आदेश उसको मानना चाहिए। आगे बढ़ते इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपको दे रखे हैं। आगे बढ़ते हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। अगर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं और सबका जो ऑब्जेक्टिव है अगर सेम है तो उसका जो हेड होगा वो भी मतलब एक होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति या एक टीम को आपको एक ही टारगेट एक टाइम पे देना चाहिए कि आप सारे मिलकर के एक ही डायरेक्शन में काम करें। यानी कि अगर अलग अलग लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उनका सबका जो डायरेक्शन होना चाहिए उनके एफर्ट्स का वो सेम होना चाहिए। उनका सबका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेम होना। अल्टीमेट गोल जो है वो उनका सेम होना चाहिए। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका अल्टीमेट गोल जो है वो सारे का सारा सेम होना चाहिए। ठीक है? इसके लिए दिस विल अवॉइड डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। इसकी वजह से क्या होगा कि डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क यहाँ से हट जाएगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी एम्प्लॉयज़ की उसके अंदर फिक्स कर देनी चाहिए एट द डिफरेंट लेवल्स इन देयर ओन कैपेसिटी, मेक कॉपरेशन फ्रूटफुल एंड देयर बाय हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की बात आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही है कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि ऑर्डर्स वो कितने लोगों से लेगा? एक ही बॉस से लेकर। यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी शुड हैव द सेम हेड एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो अगर एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसका हेड भी सेम होना चाहिए एक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स भी सेम होना चाहिए। मतलब कि एक ही आदमी के अंडर में काम किया जाना चाहिए, उसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ, क्योंकि एफर्ट्स लोग करेंगे ताकि यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, सारे लोग मिलकर एक की तरफ ही काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अगर गाड़ी ख़राब हो रखी है, अगर उसको धक्का मार के स्टार्ट करना है, अगर आप सबको ये बोलोगे कि भैया सब लोग धक्का मारो, लेकिन उनको ये नहीं बताओगे कि सब लोग पीछे से आगे की तरफ धक्का मारोगे, तो एक आदमी हो सकता है आगे की तरफ से धक्का मारे, एक पीछे से, एक दाएं से, एक बाएं से, और ऐसे करने से क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि सब लोग अलग अलग दिशाओं से धक्का मार रहे होते हैं। तो आपके पास में क्योंकि डायरेक्शन की कमी है, एक डायरेक्शन की तरफ धक्का होना चाहिए। अगर सब लोग मिलकर एक ही तरफ धक्का मारेंगे तो ही हम लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा। ड्रॉबैक्स भी इसके दे रखे हैं, ये आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये सबसे देखने वाली चीज़ है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको जो अपने खुद के जो स्वार्थ है, अपने निजी जो इंटरेस्ट हैं, उसको आपको साइड में रखना है। आपको सब लोगों के इंटरेस्ट के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलकर काम करना होगा। आपके जो खुद के इंटरेस्ट है, खुद के जो भी निजी स्वार्थ है, उसको साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज द सुपीरियर गेट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द आउटसाइड with his own initiative and the company is benefited। अगर किसी सुपीरियर ने एक ऑर्डर प्राप्त किया है बाहर से और उसके इनिशिएटिव किसने लिया था? उसने खुद ने लिया था, और उसकी फ़ायदा किसको हो रहा है? बेनिफिट, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। द प्रॉफिट जनरेटेड ड्यू टू द ट्रांजेक्शन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल एंड नॉट ओनली टू द पर्सन हु हैज़ गॉट द ऑर्डर। तो उसका जो बेनिफिट है वो जो आदमी ऑर्डर लेके आया था केवल उसको ही नहीं देना चाहिए, सबको देना चाहिए उसका बेनिफिट। ठीक है? तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि हम लोग क्या है, सबके बारे में ध्यान रखेंगे, अपने एक के व्यक्ति के बारे में ध्यान यहाँ पे नहीं रखेंगे, एक जने के स्वार्थ के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं, ड्रॉबैक्स भी आपको पता चल रहे हैं। इसके बाद में आता है आपका फेयर रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉयज़। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रेम्युनरेशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। द मेथड ऑफ कंपनसेशन मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि
सैलरी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि सबकी बेसिक नीड्स को वो पूरी कर रही हो, ठीक है, सबकी बेसिक नीड्स को वो पूरी कर रही हो। ऐसा नहीं हो क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर एक ही तरह के काम करने वाले लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं तो लेडीज़ की आपने सैलरी कम कर दी है या जेंट्स की सैलरी आपने ज़्यादा दे रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक ही काम का एक ही उसका रेमुनरेशन होना चाहिए। क्लियर है? किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये इसके बेनिफिट्स हैं और साथ में ये ड्रॉबैक्स भी दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर्स, ये सेंट्रलाइजेशन जो है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी पावर्स का अंदर की तरफ आना, किसी एक व्यक्ति के पास में जितनी भी पावर्स है वो सब एक ही व्यक्ति के हाथों के अंदर आ जाना, वो कहलाता है आपका सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपने पावर्स को बाहर की तरफ अलग अलग लोगों के अंदर बांट देना। सेंट्रलाइज का जस्ट उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अपनी पावर्स का अलग अलग लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। क्लियर है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि सारी पावर्स को एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाना किसी एक व्यक्ति के पास पे या कुछ ही हाथों के अंदर। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है हर लेवल पे हर लोगों में अपनी पावर्स को बांट देना। क्लियर है? तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर तरीके से उसके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है कि जिस मतलब कि जो की एलिमेंट्स है वो वाली पावर्स तो सेंट्रलाइज होनी ज़रूरी है, लेकिन जिसकी चीज़ मतलब कि आपको दूसरों को देना ज़रूरी है वहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। इसका बेसिस होता है नॉर्मली साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन का काम वहाँ पे देखना पड़ेगा, यानी कि अपनी पावर्स को आपको डेलीगेट करनी पड़ेगी, लोगों को आपको अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक लेवल पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। हर एक लेवल का मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। नेक्स्ट आता है आपका ये सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन बता रखा है। देखिए कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है सारी पावर किसके पास में है, ये बीच में आ रखी है सारी पावर्स रखा है। अपनी पावर्स को क्या करा, थोड़ा अपने पास रखा है, थोड़ा इसको दे रखा है, थोड़ा इस ग्रुप के लिए दे रखा है, थोड़ा इस ग्रुप के लिए दे रखा है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिट्स आपको दे रखा है, लैक ऑफ चाउस यानी कि हौच पौच वाली चीज़ स्थिति नहीं होती है। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाता है क्योंकि सब लोग अपना अपना डिसाइड कर रहे होते हैं। अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर के जो वर्कलोड अचानक से बढ़ता नहीं है फालतू में, और स्पेसिफाइड गोल्स जो होते हैं वो भी हमारे अचीव हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे और भी बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स भी दे रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा ये 9th वाला स्कॉलर चेन। स्कॉलर मतलब फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की अमंग द वेरियस सुपीरियर्स। अलग अलग लोगों से होती हुई जो कम्युनिकेशन की एक चेन है जो हायरार्की के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि जैसे कि डी के अंडर में सी और ई दो व्यक्ति है, सी के अंडर में बी है, बी के अंडर में ए है। यहाँ पे ये हायरार्की चल रही है, पोजीशन चल रहे हैं लोगों के। ठीक है, इस पोजीशन के साथ में क्या है, ये रिक्वेस्ट, कंप्लेंट, सजेशंस नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर वाला व्यक्ति क्या करता है, नीचे वाले लोगों को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। कई बार क्या होता है कि इस ये जो चेन है कम्युनिकेशन की, इसको हम लोग स्कॉलर चेन या लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। इसको हम लोग लाइन ऑफ अथॉरिटी या स्कॉलर चेन कहते हैं। ये बीच में एक चीज़ वर्ड आया है गैंग प्लैंक। देखो कई बार हम लोगों को मिस्टर ए को अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन जी तक पहुंचानी होती है तो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर चैनल जाने का मतलब क्या है, ये कंप्लेंट या रिक्वेस्ट बी को भेजेगा, बी सी को भेजेगा, सी डी को भेजेगा, फिर डी ई को भेजेगा, ई से एफ, एफ के बाद में जी तक जाएगा। इसकी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उससे क्या होता है कि कई बार आपके मैसेज की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी होती है या उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन के बीच में एक बीच के अंदर ये लाइन खींच दी। ये लाइन का मतलब ए व्यक्ति जो है ये डायरेक्ट बी जी के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का जो ये पुल है, बातचीत का जो पुल बना रखा है, इसको हम लोग पुल कह सकते हैं लेकिन पुल है नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। यानी कि ये क्या है, एक शॉर्टकट तरीका है जहाँ पे मतलब कि एक व्यक्ति
किसी भी मतलब कि लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर एक व्यक्ति जो है दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। क्लियर है? उसको हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, ये ABCD यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। वायलेशन ऑफ स्केलर चेन, मतलब कि स्केलर चेन होना चाहिए, हायरार्की के अंदर कम्युनिकेशन तरीके से होना चाहिए, लेकिन गैंग प्लैंक भी होना चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, किस किस कंडीशंस में गैंग प्लैंक हो जाता है वो ये बता रखा है। इसके साथ में स्केलर चेन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? आपके ऑर्डर्स का मतलब है सिस्टमेटिक या ऑर्डरली अरेंजमेंट। यहाँ पे मतलब बच्चा क्या करता है, ऑर्डर ऑफ कमांड और ऑर्डर, ये दोनों के अंदर क्या कर लेता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ऑर्डर ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति एक के साथ एक ही बॉस से कमांड लेना चाहिए, उसको क्या होता चाहिए, यूनिटी ऑफ ऑर्डर का मतलब उसको एक ही बॉस एक बार में ऑर्डर देना चाहिए। और लेकिन ऑर्डर, केवल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जितने भी साधन हैं या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिकली ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। डज नॉट मीन्स गिविंग कमांड, इसका मतलब केवल कमांड देने से नहीं है। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मतलब मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से रखी हुई होनी चाहिए, उसको मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। सोशल ऑर्डर मतलब कि जो व्यक्ति लायक है वो अपनी उस लायक वाली पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति मैनेजर बनने के लायक है उसको मैनेजर ही बना के रखो, जो व्यक्ति मैनेजर बनने के लायक नहीं है उसको मैनेजर नहीं बनाना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा, बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं, आपको ड्रॉबैक्स भी दे रखे हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल विद डीलिंग विद देयर सबॉर्डिनेट्स। एक आपने देखा होगा, हमने पहले बात करी थी रेम्युनरेशन, फेयर रेम्युनरेशन की बात करती। फेयर रेम्युनरेशन मतलब और ये इक्विटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। फेयर रेम्युनरेशन में हम लोग केवल ये बात कर रहे थे कि एक ही तरह का काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। और इक्विटी के अंदर ये है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स, अगर कोई लेडीज़ है उसको कम पैसा देना, जेंट्स है उसको ज़्यादा पैसा देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का तरीका होना चाहिए, बराबर का साझेदारी होनी चाहिए सबके साथ में। ठीक है, और उनको मतलब कि प्रमोशन के या उनकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको ट्रीट नहीं करना है लोगों को। उनका प्रमोशन हो चाहे उनकी सैलरी हो चाहे उनको इंसेंटिव हो, वो बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। ठीक है, ये है इक्विटी, इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, पर्सनल मतलब हमारा एम्प्लॉय के जो टेन्योर है, काम करने का जो समय है, समय मतलब कि जितने वर्षों तक वो काम करेगा, उसमें स्टेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को आपने काम पे रखा है और 10 दिन 15 दिन काम निकाल के जैसे आपका काम पूरा उसको नौकरी से निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है तो लंबे समय तक वो आपके साथ में जुड़ा रहना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि ये कंपनी मेरे को यहाँ से निकालेगी नहीं, ये अगर मैं जाऊँगा तो मैं मेरी मर्ज़ी से जाऊँगा, तो वो क्या करेगा, अपना 100% और मन लगा के अपना काम वहाँ पे करेगा। अगर इस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वहाँ पे नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो व्यक्ति डिससेटिस्फाइड रहेगा और वो क्या करेगा, नौकरी आपके यहाँ करेगा लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहेगा कि मुझे दूसरी जगह काम करना, तो वो ढंग से आपके जगह पर भी काम नहीं कर पाएगा। इसके बेनिफिट्स भी और ड्रॉबैक्स भी आपको मालूम लिखने होंगे। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि मीन्स ईगर डू सम वर्क विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो, यानी इनिशिएटिव आगे होके आपको इनिशिएटिव लेना है। जैसे मेरे क्लास में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लोग कोई काम बताते हैं तो आगे होके भाग के दौड़ के वो काम कर लेते हैं। उनको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, कल करके लेके आएंगे, परसों करके लेके, ऐसे वो लिंगर ऑन नहीं करते, वो आगे होके दौड़ करके काम को कर लेते हैं। तो इसी तरीके से व्यक्ति को आगे होके काम करने की मतलब ईगरनेस होनी चाहिए किसी काम को करने की, बिना किसी बाहर वाले के कहने से पहले। ठीक है, तो वो ईगरनेस कैसे आएगी, जब आप मतलब कि एक दूसरे के साथ में इंडिफरेंट नहीं रहोगे, सबके साथ में अच्छे से आप रिलेशन आपके बने हुए रहेंगे, तब कोऑपरेशन आप रखोगे तब। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि कोई इनिशिएटिव लेता है उसको आप इनिशिएटिव के लिए उसको रिवार्ड दोगे, तभी वो आगे से आगे इनिशिएटिव लेता रहेगा, चाहे वो सजेशन के केस के अंदर हो या किसी भी काम के अंदर हो। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एस्पिरिट डी क्रॉप्स। एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है सिंपल टीम स्पिरिट। ये होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यानी कि टीम की भावना के साथ में आपको मिलकर काम करना है। ये फोटो आपके पास में दे रखी है, इसका मतलब एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के अंदर टीम भावना ज़रूर होनी चाहिए। अगर टीम भावना नहीं है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके भी कुछ बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं और इसके ड्रॉबैक्स आपको दे रखे हैं। ड्रॉबैक्स और जो बेनिफिट्स है इन दोनों को आपको देखना है। और सारे जो प्रिंसिपल ऑफ दे रखे हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल इसने दिए थे। 14 प्रिंसिपल ये एक ही जगह पे ऐसे हैं कि पहले क्या होते थे और आज की तारीख में इसको क्या माना गया है, ये दोनों बातें इसके अंदर समझाई गई है। ठीक है, तो आपको ये देखना है और आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट भी करना है इसको। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी क्रॉप्स। ठीक है, और जो इनके फेलर हेनरी फेल और टेलर के प्रिंसिपल के बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी है ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये चार्ट आपकी कॉपी के अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चार्ट अगर नहीं होगा तो आपको एक साथ पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे 14 प्रिंसिपल्स आपको मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 200% बनते हैं। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।